हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य के व्याख्याता पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्नातक प्रथम वर्ष की इस कक्षा में जो हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रश्न पत्र का नाम है कहानी और गद्य की अन्य विधाएं। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत दो पुस्तकें हैं, कहानी चयनिका और गद्य की अन्य विधाएं। कहानी चयनिका का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हुए हम कहानी उसने कहा था को पढ़ रहे थे, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने जो तीन प्रमुख कहानियां लिखी है, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था और सुखमय जीवन। इन तीनों कहानियों में उन्होंने उदात्त प्रेम का भाव स्पष्ट किया है। उसने कहा था कहानी आपके पाठ्यक्रम में है, जिसमें उदात्त प्रेम को यहाँ पे और कर्तव्य और अपने जो वादे को निभाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देने तक का जो प्रमुख पात्र लहना सिंह के द्वारा उदाहरण दिया गया है, उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि ये उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी और महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती है क्योंकि ये हिंदी साहित्य इतिहास की प्रथम कहानी कहलाती है। कहानी के तत्वों के आधार पर पहली ऐसी कहानी है जो बिल्कुल उचित होती बैठती है, बिल्कुल सटीक रहती है। अब इसके ये भी मैंने बताया था कि ये जो कहानी है प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पे लिखी गई है, अर्थात ये वही समय था जब ब्रिटिश सरकार का भारत में उनकी सरकार थी, उनका राज्य था और इस वक्त जब जर्मन के खिलाफ ब्रिटेन फ्रांस के साथ मिलकर युद्ध कर रहा था, तो सैनिकों की आवश्यकता होने पर जो ब्रिटेन है वो अपने उपनिवेशों से सैनिक भेजता है और इसी के अंतर्गत वो हिंदुस्तान से जो सैनिक जाते हैं उनमें लहना सिंह जो बड़ा होकर के एक सिपाही बनता है, वो अपने हजारा सिंह सूबेदार के साथ टुकड़ी में फ्रांस की भूमि पर लड़ने जाते हैं। कुछ अलग अलग दृश्यों में इसका वर्णन है। कहानी अलग अलग दृश्य, कभी दृश्य किसी अमृतसर के बाजार का है, दूसरा दृश्य फ्रांस की भूमि के युद्ध क्षेत्र का है। कहानी पहले तो समझ नहीं आती, लेकिन जब सारे दृश्य जुड़ते हैं, बाद में लहना सिंह मृत्यु शैया पर जब विचार करता है तो कहानी हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। आपको मैं पहले ही इसीलिए बता देती हूँ, ये एक फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित कहानी भी है, इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्लैशबैक पद्धति में पुरानी बीती हुई बात को याद करके लहना सिंह अपने बचपन की वो बात याद करता है, कैसे हजारा सिंह के जो पत्नी है सूबेदार भी है और उससे वो बचपन में मिलता है। दोनों एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। मजाक मजाक में जब दोनों पूछते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, रोज बाजार में किसी न किसी काम के कारण मिलते हैं। दोनों ही अपने मामा के घर आए हुए होते हैं अमृतसर में और कई दिनों की मुलाकात से दोनों में एक मित्रता का भाव, एक जो भावात्मक संबंध हो जाता है। लहना सिंह रोज मजाक में लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की धक कहकर शर्मा कर वहां से भाग जाती है। एक दिन अपेक्षा से विरुद्ध वो लड़के का उत्तर हाँ में दे देती है और ये उस लड़के से बर्दाश्त नहीं होता। वो अपना क्रोध एक लड़के को मोरी में धकेल कर नाली में धक्का दे देता है, सब्जी वाले पर दूध उड़ेल देता है, एक सब्जी वाले की सब्जी गिरा देता है और एक नहा कर आई हुई वैष्णवी से अंधे की उपाधि पाता है। इस तरह से वो अपना वो बचपन का दृश्य वहीं समाप्त होता है। इसी दृश्य में ये बताया जाता है कि जो लड़का है वो अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आता है और लड़की रसोई के लिए बढ़िया। और साथ ही साथ इस प्रथम दृश्य में अमृतसर के बाजार के बम्बू काट वाले यानी टांगे वालों का दृश्य का वर्णन भी किया गया है कि कैसे वो टांगे वाले हैं, वो अपनी मीठी चितौनियों से लोगों को रास्ते से हट जाने को कहते हैं, मजाल की किसी को कोई अपशब्द सुनने को मिले। अमृतसर के अलावा दूसरी जगह के जितने टांगे वाले हैं वो लोगों से बड़ी ही बदसलूकी से बात करते हैं। यहाँ पे अमृतसर के बाजार वालों की खूबी बताई है। इसके बाद जो दूसरे दृश्य का भी हमने वर्णन पढ़ा
कि दूसरे दृश्य में सीधे उस अमृतसर के बाजार से फ्रांस की युद्ध भूमि पर का दृश्य दिखाते हैं कि कैसे जो ये सैनिक टुकड़ी है अपने खंदक में कड़ाके की ठंड में घुटनों तक जमे हुए पानी कीचड़ में वहां पे तैनात है और एक दूसरे से हंसी मजाक करके वो अपना मनोरंजन करते हैं और अपना मानसिक संतुलन भी बनाए हुए हैं। युद्ध के लिए प्रेरित है, युद्ध करना चाहते हैं। लैला सिंह यहाँ थोड़े नाटकीय रूप में यहाँ पे लैला सिंह वर्णन करता है। वजीरा सिंह भी विदूषक के रूप में है, दोनों हंसी मजाक करते हैं। हजारा सिंह जो है वो टुकड़ी का सूबेदार है। बोधा सिंह है वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है और बड़ा ही बीमार है, जिसकी देखभाल लहना सिंह उसकी जगह खुद तैनात होकर उसकी जगह ड्यूटी देता है और उसके प्राणों की रक्षा कर रहा है। वो बहुत ज्यादा बीमार है, अपने सूखे तख्त पर उसे सुलाता है, अपने कंबल उसे उड़ा देता है, अपनी जर्सी तक उसे पहना देता है और खुद सिगड़ी के सहारे समय गुजार रहा होता है। वहां पे युद्ध की भूमि का वर्णन होता है कि नगर कोट के जलजले से उसकी तुलना की जाती है कि दुश्मन के सैनिक जो है ऐसे जलजले दिन में 25-25 बार होते हैं, वो 30-30 मन के गोले फेंक कर उनके ऊपर आक्रमण कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये टुकड़ी प्रत्युत्तर नहीं दे पाती है क्योंकि आगे से अफसरों का भी आदेश नहीं हुआ। लहना सिंह लड़ने की इच्छा जताता है, लेकिन हजारा सिंह उसे इस बात की जो है इजाजत नहीं देता कि अफसरों ने अगर कुछ सोचा है तो कुछ बड़ा ही सोचे होंगे, क्योंकि 30-30 मील तक ये युद्ध चल रहा है। एक टुकड़ी का आगे बढ़ जाना उचित नहीं होगा, शायद इसीलिए अफसर भी ये आदेश नहीं दे रहे हैं। लड़ने के लिए सब प्रेरित है। लहना सिंह तो लड़कर गर्मी आ जाए इस बात का इंतजार कर रहा होता है और वो कहते हैं कि 4 दिन से इस खंदक में फंसे, परसों यानी कि एक दिन छोड़ने के बाद रिलीफ आ जाएगी, यानी कि ये टुकड़ी की जगह दूसरी टुकड़ी तैनात हो जाएगी, उन्हें यहाँ से कुछ दिन आराम के लिए भेज दिया जाएगा। फिर कहते हैं हम फ्रांस की उन मेमों के घर, उनके बगीचों में फल और उस मखमल की घास पर अपना समय बिताएंगे और वो हमारी इतनी अवगत करती हैं क्योंकि हम उनके देश की रक्षा करने के लिए आए हैं। वो नहीं जानती कि सिख तंबाकू नहीं पीते, लेकिन फिर भी उन्हें परोसती है और मना करने पर मुंह पर भी लगाना चाहती है। वो सोचती है कहीं ये लोग नाराज ना हो जाए, क्योंकि ये हमारे देश की रक्षा करने आए हैं। भाषा वो एक दूसरे की समझते नहीं है, इसीलिए इस तरह से वार्तालाप होता है कि हम वहाँ पे बगीचों में आराम करेंगे, झटका करेंगे, यानी कि अपने हाथ से बकरे की बलि देंगे और खाएंगे और वहाँ पे आराम करेंगे। इस तरह से वजीरा सिंह के साथ बातचीत हो रही होती है। खंदक से पानी निकालने का काम बाल्टियां भर के वजीरा सिंह को कहता है कि खंदक में जो पानी भरा हुआ है उसे बाल्टियों से भर भर के निकाल के बाहर फेंका जाए। फिर लहना सिंह भी बाल्टी ले लेता है और पानी फेंकने लग जाता है। वजीरा सिंह जो है वो स्वयं को बाधा बताता है और जर्मनों का तर्पण करते हुए पानी बाहर निकाल के फेंकता है और मजाक करता है। लहना सिंह भी कहता है यहाँ की भूमि कितनी अच्छी है, यहाँ का पानी कितना अच्छा है, अगर ये पानी हमारे खेतों में दिया जाए तो कितनी तरबूज और खरबूजे की फसल कितनी अच्छी हो। अगर मैं युद्ध खत्म हो जाता है तो यहाँ की सरकार अगर हमें यहाँ जमीन दे देती है तो मैं तो यहाँ पर खेती करूंगा। तब वजीरा सिंह उसे कहता है कि क्यों तुम यहीं बस जाना चाहते हो, होरा लाडी होरा यानी कि अपनी पत्नी को भी यहाँ लाओगे या फिर यहीं की मेमों के साथ रहना है। इस तरह से एक दूसरे से मजाक करते हैं। तब लहना सिंह कहता है अरे नहीं, वो तो हमें इसीलिए अवगत करती है क्योंकि हम उनके देश की रक्षा करने आए हैं। इस तरह से वो अपना हंसी मजाक करते हैं। इस बीच में वो बोधा की तबीयत पूछता है। हजारा सिंह कहता है कि बोधा की तबीयत अब पहले से अच्छी है, मैं सब देखता हूँ, तुम उसके लिए कितना कुछ करते हो, उसकी जगह स्वयं पहरा देते हो, अपने कंबल उसे दे दिए हैं, अपनी जर्सी उसे दे देते हो और स्वयं सिगड़ी के सहारे समय बिताते हो। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, अर्थात अगर तुम्हें ठंड लग गई तो तुम्हारी भी मृत्यु संभव है, तुम्हें मुरब्बे
यानी कि तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। तब वो कहता है कि अरे मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, मैं तो अपने भाई कीरत सिंह, इन पात्रों के अलावा, ये पात्र तो जिनके संवाद हैं, इनके अलावा एक नाम आता है कीरत सिंह, यानी कि मैं तो अपने भाई कीरत सिंह की गोद में बुलबुल की खड़ के पास के किनारे मरूंगा, यानी अपनी धरती पर ही मैं अपने प्राण त्यागूंगा, अपने भाई की गोद में प्राण त्यागूंगा। इस तरह से वो निश्चित हो जाता है और फिर माहौल को थोड़ा ठीक करने के लिए उनसे कहता है कि चलो कोई गीत गाए। कि जो सिख है दाढ़ी वाले, उन्होंने शायद ही अपने जीवन में कोई गीत गाया होगा, लेकिन यहाँ पे अपने आप को हंसी मजाक और माहौल को खुशनुमा रखने के लिए वो लोग कैसे भी गीत गाने लगते हैं और जो खंदक है वो गीतों से गूंज जाती है। तो इन दो जो दृश्य है, मैंने उनका कहानी के इन दो दृश्यों का आपको वर्णन पिछले वीडियो में कर दिया था। हम आगे बढ़कर हम तीसरे दृश्य की तरफ आगे बढ़ रहे थे, मैंने आपको परिचय भी दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे दृश्य की तरफ। तो अगले दृश्य में हम देखते हैं कि दोपहर हो गई है लेकिन अंधेरा है, यानी कि जो मौसम खराब है, बारिश का है, फिर भी उस दोपहर में भी अंधेरा छाया हुआ है। बादलों के छा जाने से, काली काली घटाओं के कारण अंधेरा सा छाया हुआ है, चारों तरफ सन्नाटा हो रखा है। जो बोधा सिंह है, बीमार है, वो बिस्कुटों के खाली डब्बों को उल्टा करके उन पे तख्त बिछाकर, हर सैनिक को 2 कंबल दिए जाते हैं, जो 2 कंबल तो वो बिछा के सो रहा है और बाकी के लहना सिंह के 2 कंबलों को ओढ़कर वो सो रहा है। और इस तरह से वो लहना सिंह जो है वो बोधा सिंह की जगह पहरा दे रहा है। एक आंख से वो बोधा पर निगरानी रखता है और दूसरे से खंदक के ऊपर निगरानी रखे हुए है। थोड़ी देर में जब बोधा के करहाने की आवाज आती है तो लहना सिंह आके पूछता है क्या चाहिए। वो उसे पानी पीने को मांगता है, उसे पानी पिलाता है और फिर कहता है कि उसकी कटोरा मुंह पर लगाकर कि तुम्हें कैसी तबीयत है तुम्हारी। तो उसे बोलता है कि मुझे कपकपी आ रही है, यानी सर्दी लग रही है। फिर वो अपना जो कोट है वो भी उतार कर बोधा को पहनाने लगता है। तो बोधा कहता है कि नहीं, तुम ऐसा मत करो, क्या मैं देखता नहीं हूँ 4 दिनों से तुम मेरे लिए क्या क्या कर रहे हो, मैं ये नहीं लूंगा। फिर वो उसे झूठ कहता है कि अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, जो फ्रांस की मेम है वो मेरे लिए स्वेटर बुन कर भेज रही है, अभी सुबह ही आया है, मैं पहन लूंगा। और उसे अपना कोट देता है और खुद बिना कोट के सिगड़ी के सहारे समय बिता रहा होता है। ये बात जो जैसा कि मैंने बताया कि झूठी थी, ऐसा कोई कोट नहीं आता है। वो केवल बोधा को झूठ बोलकर उसे कहता है, वो जब कहता है सच बोल रहे हो कि नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये कहकर उसे वो वहां से चला जाता है। काफी टाइम बीत जाता है और उसे अपनी जो सिर्फ कुर्ता और वो उसमें ही वहां पे खंदक पर पहरा दे रहा होता है। आधा घंटा बीत जाता है और उसके बाद ही एक अफसर वहां पे आते हैं, पलटन साहब आते हैं और आते ही हजारा सिंह उनको साहब को आता हुआ देखकर सलाम करता है और उनके लिए खड़ा हो जाता है। अफसर आके कहते हैं कि मैं यहाँ से जो पूर्व दिशा की तरफ 1 मील दूर मैं कुछ 50 सैनिक छोड़ कर आया हूँ। खेत को काटकर वहां पर रास्ता है, कुछ मोड़ आएंगे, मोड़ पर ही मैं अपने कुछ सैनिक छोड़कर आया हूँ, उनसे जाके मिलो और उस खंदक पर कब्जा कर लो। वहां पर कुछ ज्यादा जर्मन सैनिक नहीं है, उस खंदक पर तुम कब्जा कर लो, केवल 10 सैनिकों को यहाँ पे इस खंदक पर छोड़ दो, बाकी सारे सैनिकों को लेकर तुम वहां चले जाओ। हजारा सिंह अपने अफसर को देखता है तो वो इस बात से को तैयार हो जाता है, क्योंकि अफसर का हुक्म है तो मानना है। बोधा सिंह उठकर जाने को तैयार होता है तो हजारा सिंह उसे रोक देता है। लहना सिंह के आने पर भी उसे उंगली से इशारा करके रुकने को कहता है। इस बात में बड़ी हुज्जत होती है, यानी कि बड़ी बहस होती है कि कौन वहां पे रुके और कौन वहां से लड़ने के लिए जाए। सभी लड़ने को जाना चाहते हैं, लेकिन हजारा सिंह
बड़ी मुश्किल से सबको समझाता है, वहां रुकने के लिए मना लेता है और उनको रोक करके 10 सैनिकों को वहीं छोड़कर बाकी सभी को लेकर चला जाता है। जो लेफ्टिनेंट साहब हैं वो सिगड़ी की तरफ झुकते हैं और वहां पे जो सिगड़ी के पास लहना सिंह बैठा होता है उसकी तरफ झुककर उसे सिगरेट देते हैं पीने के लिए। जो लहना सिंह है उसे बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि पिछले 5 सालों से वो अपने लेफ्टिनेंट साहब को अच्छे से जानते हैं, तो भला वो ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं कि एक सिख को तो पहले वो सिगरेट पीने को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, शायद भूल गए हो। फिर सिगड़ी की रोशनी में वो झुककर उनका सिगरेट लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, मना नहीं करता, लेने के लिए आगे बढ़कर सिगड़ी की रोशनी में उनका चेहरा देखना चाहते हैं तो देखते हैं कि हमारे जो लेफ्टिनेंट साहब हैं उनके तो पट्टे के जैसे बाल हैं, भूरे लाल रंग के बाल हैं। ये तो और जो ये आदमी आया है इसके तो जैसे जो कैदियों के जैसे बाल कटे हुए हैं। क्या पता, हो सकता है अफसर को बाल कटाने का समय मिल गया हो, लेकिन फिर भी उसके मन में शंका होती है तो वो उनके हाथ से सिगरेट ले लेता है और फिर उन्हें बातों में उलझाता है और आंख मारते मारते दोनों बात करते हैं और फिर भी अपने मुंह जो अपने भाव छिपाते हुए वो उनके हाथ से सिगरेट लेता है कि लाओ साहब, हाथ आगे बढ़ाकर सिगड़ी के उजाले में उनका चेहरा देख लेता है। फिर कहता है कि क्या ना उनसे बातों में उलझाने के लिए उनसे पूछता है कि साहब हम हिंदुस्तान कब जाएंगे, कि बस लड़ाई खत्म हो जाए फिर हिंदुस्तान चलेंगे। फिर वो कहता है कि बड़ी याद आती है शिकार के ऐसे मजे यहाँ कहाँ, जहाँ पे उस 5 साल की नकली लड़ाई में हमने जो जगतधारी के किले में हम शिकार करने गए थे, वो शिकार के दिन मुझे तो आज भी याद आते हैं। तो वो अफसर क्योंकि नकली था इसीलिए लहना सिंह की झूठी बातों में भी हाँ में हाँ मिलाता है, तो उसे हाँ हाँ कहता है। फिर लेफ्टिनेंट साहब को परखने के लिए जो लहना सिंह है वो कुछ और बातें बनाता है कि आप याद है आप खोते पे सवार थे, फिर वो हाँ बोल देता है। खोते का मतलब होता है गधा, वो खोते पे सवार होना भी स्वीकार लेता है। फिर कहते हैं और जो आपका खानसामा था अब्दुल्ला, वो मंदिर पे जल चढ़ाने गया था, तो वो उसमें भी हाँ कह देता है कि एक मुस्लिम मंदिर में जल चढ़ाने कैसे जा सकता है। अगर वो उनके लेफ्टिनेंट साहब होते तो उनको पता होता, लेकिन वो उस झूठ में हाँ मिलाते हैं कि और आपको याद है कि हमने शिकार में जिस नील गाय को मारा था, इतनी बड़ी गाय मैंने नील गाय कभी नहीं देखी थी। आपने कहा था कि उसका सिर मैश में गया है, फिर कहाँ गया, तो उससे पूछता है तो क्या है कि मैंने विलायत भेज दिया है। अच्छा, तो उसके सींग तो 2-2 फुट के तो होंगे ही। फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, हाँ 2 फुट 4 इंच के थे, जबकि जिनको नील गाय के बारे में पता है उन्हें ये पता है कि उसके सींग नहीं होते हैं। तो वो इस बात से फिर बिल्कुल अच्छे से वाकिफ हो जाता है कि इन सारी झूठी बातों में, इन सारी बातों में हाँ मिलाने से ये पता चल जाता है कि ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ये कोई नकली है और दुश्मन का आदमी है। ये कहकर वो इनसे बातों में फंसाकर उससे पूछ लेता है। फिर लेफ्टिनेंट साहब उससे पूछते हैं तुमने सिगरेट नहीं पी, तो वो कहता है कि हाँ सर पीता हूँ, माचिस लेके आता हूँ, दिया सलाई ले आता हूँ अंदर से। और इस बहाने वो खंदक के अंदर जाता है। उसे ये पक्का विश्वास हो जाता है कि ये हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ये कोई दुश्मन का आदमी है और ये कोई चाल चली जा रही है। अंदर जाता है तो किसी सोते हुए व्यक्ति से वो टकराता है, देखता है वजीरा सिंह। जब पूछता है कि कौन, वजीरा, हाँ, तो वो उठ के पूछता है कि क्या बात है, कि उससे पूछता है कि क्या हो गया, कि अब क्या तुम मुझे सोने भी नहीं देते, कि अरे कयामत आ गई है, जल्दी उठो, ये कह देता है। और यहीं पे ये तीसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। किस तरह से लहना सिंह अपनी तुरंत बुद्धि, अपने विवेक से दुश्मन के व्यक्ति को पहचान लेता है और अपने उस दुश्मन से अपने साथियों की सुरक्षा करता है। जैसे ही वो अंदर आता है, अगले अंक में हम पढ़ेंगे कि वो जो दुश्मन का व्यक्ति है उनके खंदक में बम लगा के उन्हें भी उड़ा रहा है, और जैसा कि झूठ बोला गया है तो आगे के सैनिक आधे आधे सैनिक में बांट देने से
आगे के सैनिक भी मारे जाएंगे, वो दुश्मनों में फंस जाएंगे और इधर के सैनिक भी मारे जाएंगे। लेकिन लहना सिंह इनकी प्राणों की रक्षा कैसे करता है, हम अगले अंक में पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे दृश्य की तरफ। अगले दृश्य में जो लहना सिंह है वो वजीरा से टकराता है और वजीरा पूछता है क्या हुआ, तो कहता है कि होश में आओ, कयामत आ गई है। लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है, यानी कि कोई दुश्मन का व्यक्ति है, उसने या तो हमारे लप्टन साहब को कैद कर लिया है या वो मारे गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर आए हैं। अंधेरे में सूबेदार ने उनका चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैंने उन्हें देखा है, उनसे बातें भी की है और वो साफ उर्दू बोलते हैं। हमारे लप्टन साहब ऐसा नहीं हो सकते, मैंने उनको परख लिया है, ये कोई दगाबाज है। इधर हमारी खंदक पर हमला होगा, हमें टुकड़ियों में बांट दिया, हम सैनिकों को आधा आधा कर दिया। इधर तो हमारी खंदक पर हमला होगा और उधर खुले में उन लोगों पर हमला होगा, हमारी खंदक खतरे में है। तो वजीरा सिंह को कहता है कि तुम मेरा कहना मानो हो और पीछे खंदक के रास्ते से जाओ, दबे पांव जाओ, किसी को खबर ना हो। सूबेदार के पैरों के निशान देखते देखते जाओ और उन्हें वापस बुला के लाओ, वो अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे। वजीरा सिंह कहता है लेकिन हुक्म तो ये था कि, तब लहना सिंह उन्हें डांटता है कि हुक्म अभी इस खंदक में सबसे बड़ा सूबेदार मैं हूँ यहाँ का सबसे बड़ा अफसर, तो मेरा यही हुक्म है कि जाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। वजीरा सिंह को ये हुक्म देकर लहना सिंह जब बाहर आता है तो देखता है कि जो लप्टन साहब है, जो लप्टन साहब के भेष में दुश्मन का आदमी है, वो अपनी जेब से बेर के आकार के गोले निकाल के खंदक के चारों तरफ दबा रहा होता है और फिर दिया सलाई लेकर उन्हें जलाने ही वाला होता है कि लहना सिंह अपनी जो राइफल होती है, बंदूक होती है, उसके उल्टी करके उससे उसके कोहनी पे मारता है और वो अख में गॉड यानी कि ओ माय गॉड कहकर गिर जाता है और वहीं पर चित हो जाता है। उसकी लकड़ी की जो राइफल होती है उसके पीछे के हिस्से से उसके सर पे वार करके उसे वहीं बेहोश कर देता है और फिर उसकी जो जेबें तलाशता है, जेबों से जो कुछ लिफाफे मिलते हैं, डायरी मिलती है, उन्हें अपने कब्जे में ले लेता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तब उसे बैठा के कहता है, क्यों लप्टन साहब, आज मैंने बहुत कुछ सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं और जो जगाधारी के किले में नीलगाय पाई जाती है उसका शिकार खेला जाता है और अब जो मुसलमान जो होते हैं वो हिंदुओं के मंदिर में जल चढ़ाते हैं। ये बहुत सारी बातें आज मैंने आपसे सीखी। ये बातें कर ही रहा होता है कि लप्टन साहब अपनी जेबों में हाथ डाल रहा होता है। जेबों में हाथ डालते हुए सोचता है शायद सर्दी के कारण ऐसा कर रहा होगा। लहना सिंह अपनी बातें चालू रखता है कि मैं लहना हूँ, मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं है। 3 महीने हुए, एक जो मुल्ला हमारे एक आया था हमारे गांव के अंदर, माझे में लहना में इतने आंखों में चकमा देना इतना आसान नहीं है। हमारे 3 महीने पहले तुरंत मौलवी हमारे गांव में आया था जो कि औरतों को बच्चे ना होने की दवाई देता था, कि जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें दवा देता था बच्चे होने की, और बच्चों को छोटी मोटी दवाइयाँ दिया करता था और लोगों को बहकाया करता था कि ये जो है यहाँ की सरकार का जो सरकार है वो जाने वाली है, सरकार गिरने वाली है। जर्मन जो है बड़े ही वेद पुराण पढ़े हुए विद्वान हैं, उन्होंने विमान चलाने की कला भी सीख ली है। थोड़े ही दिनों में सरकार जाने वाली है, तो सभी लोग अपने डाकघर से अपना पैसा निकलवा लें। पहले डाकघर में ही बचत खातों की तरह पैसे जमा हुआ करते थे, तो डाकघर के जो बाबू है पोलूराम भी घबरा गए थे कि ये ऐसा करेंगे तो हमारे डाकघर का क्या होगा। लेकिन मैंने उस मौलवी की जो दाढ़ी मुंडवा दी और उसे वहां से निकलवा दिया और ये कहकर निकाल दिया कि जो मेरे गांव में पैर रखा तो उसकी खैर नहीं है। तो वो इस तरह से अपनी बात बता ही रहा था। इतने में जो नकली पलटन साहब यानी जर्मन का जो दुश्मन था, जर्मन देश का सैनिक था, वो अपनी जेब में जो बंदूक है उसकी गोली चला देता है। वो गोली लहना सिंह की जांघ में लगती है और इधर लहना सिंह भी अपनी जो राइफल से 2 गोली छोड़ता है, जिससे
नकली लप्टन साहब की कपाल क्रिया वहीं हो जाती है, यानी ठीक उनके सर में गोली लगती है। कपाल क्रिया जो है वो एक तरह का मृत्यु के बाद में जो अंतिम क्रिया होती है उसका हिस्सा होता है, जिसमें जो पुत्र है अपने पिता की जो सर है उसको फोड़ करके, ताकि उसकी शव को अच्छे से जलाया जा सके, वो ऐसा कार्य करते हैं। जबकि जो राइफल चलती है लहना सिंह की बंदूक से, वही उस राइफल की उन गोलियों से, 2 गोलियों से वही उस जर्मन सैनिक की खोपड़ी वहीं पे टूट जाती है, इसीलिए उसे कपाल क्रिया कहा जाता है। और इस तरह से वो वहीं पे मर जाता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद में दुश्मन के सैनिक हैं, जो जर्मनों ने जो बना रखी थी, अपनी जो योजना बना रखी थी कि इस खंदक पर कुछ सैनिक इधर हमला कर देंगे और सूबेदार वहां सैनिकों को लेकर घूमता रहेगा, उसे पता नहीं चलेगा और उधर थोड़ी देर में खुले में उन पर भी हमला हो जाएगा। इस तरह से वो अपने जान के उस घाव को बांध लेता है और फिर दुश्मनों से वो लोग सामना करते हैं। कुल 10 सैनिक जो होते हैं वहां पर आए हुए 70 सैनिकों का सामना करते हैं, लेकिन घबराते नहीं है और पूरी दिलेरी से उनका सामना कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद में, क्योंकि वजीरा सिंह हजारा सिंह को बुलाने चला जाता है, उधर से जो सत श्री अकाल के नारे लगते हैं दोनों ही तरफ से, जो किलकारी होती है, अकाली सिखा दी फौज आई, वाहिगुरु दी जय, वाहिगुरु दी फतेह करके सभी सैनिकों के, इन दोनों सिखों के सैनिकों के पाटों के बीच में जो जर्मन सैनिक फंस जाते हैं और वहीं पे वो ढेर हो जाता है। कुछ 63 जो सैनिक है, जर्मन सैनिक है, वो या तो मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं। इस लड़ाई में लहना सिंह को एक और भारी चोट लगती है, जो उसकी सीने में पसलियों में लगती है, जिसे वो अपने जो भूमि है, युद्ध भूमि की मिट्टी से पूर लेता है और अपने साफे से बांध लेता है। हजारा सिंह के भी कंधे से गोली आर पार हो जाती है। और इस तरह से जो ये धावा होता है, इसकी आवाज जो पास कुछ 30 मील दूर जो दूसरी खंदक है वो लोग सुन लेते हैं और वहां पे फोन करके वो इसकी सूचना दे देते हैं। तो थोड़ी ही देर बाद में जो पास ही में नजदीक ही अस्पताल भी होता है, तो वहां से 2 डॉक्टर और गाड़ी उन्हें लेने आ जाती है। इस तरह से जब लेने आती है गाड़ी, तब हजारा सिंह, और क्योंकि सुबह तक अस्पताल पहुंचा जा सकता था, इसीलिए उन सभी सैनिकों की मामूली पट्टी कर दी जाती है और उन्हें गाड़ियों में बैठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। बोधा सिंह बीमार था, उसे गाड़ी में चढ़ाया जाता है। हजारा सिंह को जाने के लिए लहना कहता है, लहना को भी साथ चलने के लिए हजारा सिंह बोलता है, लेकिन वो कहता है, अपने सीने का भारी घाव छुपा लेता है, कहता है कि मेरे पैर का घाव मामूली है, वो पट्टी भी नहीं करवाता और कहता है सुबह देखा जाएगा। फिर वो उन्हें जाने को कहता है। हजारा सिंह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन लहना सिंह सूबेदारनी की कसम देके उसे कहता है कि तुम्हें सूबेदारनी की कसम है, तुम जाओ और इसका बोधा का ख्याल रखो और सूबेदारनी से मेरा सलाम कहना और कहना कि मैंने जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। हजारा सिंह कहता है, तुमने मेरी और बोधा की जान बचाई है, अगर चिट्ठी लिखो तो उन्हें मेरा ये कह देना। तो कहता है, चिट्ठी क्या लिखनी, साथ चलेंगे, तुम खुद ही सूबेदारनी से ये कह देना। तो उसे कहता है कि नहीं, मैं सुबह आऊंगा, आप चलिए। वैसे भी जर्मन जो घायल हैं, जो दुश्मन घायल हैं, जर्मनों के लिए भी तो सुबह गाड़ी आएगी मुर्दों के लिए, तो मैं सुबह आ जाऊंगा। ऐसा कहकर हजारा सिंह और बोधा सिंह को लहना सिंह रवाना कर देता है। उन दोनों के जाने के बाद वो उन्हें कहता है भी है कि देखो मैं तो खड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो जाते हैं, वो उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, वो जमीन पे गिर पड़ता है और वजीरा से कहता है कि वजीरा, इस पट्टे को खोल दे, अब ये तर हो गया, यानी खून से अब तर हो चुका है, इसीलिए इसे खोल दे, मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। इस तरह से ये चौथा दृश्य यहाँ पर समाप्त होता है। इस युद्ध का किस तरह से लहना सिंह दिलेरी से सामना करता है, यहाँ पे ये दृश्य में दिखाया है। अंतिम दृश्य है 5वां दृश्य, जिसके अंदर मैंने बताया कि स्मृति कुछ साफ हो जाती है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी सारी स्मृतियां साफ हो जाती है, वो अपने पूरे जीवन भर को सोचता है।
तो ये जो टुकड़ियों में दृश्य हमने देखे अभी, कुछ 4 दृश्यों में हमें कहानी उलझी हुई लग रही थी, लेकिन 5वें दृश्य में जब लैला सिंह स्मृतियों में सब याद करता है तो पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है। आगे हम 5वें दृश्य की तरफ बढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा यहीं तक करते हैं हम। अगली कक्षा में इस कहानी को हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप ये कहानी अपनी पुस्तक में भी पढ़ते रहिए। जो प्रसंग व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण जो आपकी गद्य हैं उनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इस कहानी को हम अगली जो वीडियो है उसमें हम इसे पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।